नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे 15 अगस्त 1947 का वो सुनहरा दिन कैसे एक काले दौर में बदला। क्या आज़ादी का वो समय कितना दर्दनाक रहा होगा, किन लोगों के कारण इतना बड़ा देश दो टुकड़ों में बांटा गया। कुछ ऐसी ही जानकारी जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि कैसे बांट कर खाने वाले रातों रात काट कर खाने लगे। असल में हमारे लोगों की यह कमी रही है कि हमें एकजुट होकर चलना नहीं आता। बाहर से आकर लोग हमें लड़ा भी सकते हैं और हम पर राज भी कर सकते हैं, जो उस समय हमारे देशवासियों के साथ हुआ। यह कहानी शुरू होती है जब हमें आज़ादी मिली, पर इस बंटवारे को करने का निर्णय बहुत पहले से शुरू हो चुका था। इसकी शुरुआत 3 जून 1947 को होती है, जब लुईस माउंटबेटन वायसराय ने आज़ादी का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया। इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इसके बाद 5 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट पास किया गया और 18 जुलाई 1947 को किंग ऑफ ब्रिटेन ने इंडिपेंडेंट एक्ट को अप्रूव करके पक्की आज़ादी की मोहर लगा दी। अब जो लोग भारत के बंटवारे को नहीं मानते थे, मतलब जो लोग ये चाहते थे कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, वो थे महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान। और जो इस बंटवारे को लेकर खुश थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना भारत में पूरा होने वाला नहीं था, जिस कारण वो अलग देश चाहता था जिसका वो प्रधानमंत्री बन सके। जिन्ना यह भी मानता था कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारे मतभेद हैं, इसलिए ये इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन यह भी उसकी अपनी सोच थी। लेकिन सबकी यह सोच नहीं थी, क्योंकि इससे पहले सब एक साथ ही तो रहते थे। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि बंटवारा धर्म की वजह से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। यह तो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति के अधीन हुआ, और यह फूट आम जनता के बीच डाली गई, ना कि ऊपर वाले अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच। वह तो एक साथ रहकर राज करने के लिए नीचे वाले लोगों को लड़वा रहे थे। आजकल भी धर्म के नाम पर यह चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जबकि सिर्फ 2% लोगों को छोड़कर बाकी आम जनता को किसी धर्म से कोई नफरत नहीं है। तो अब बात करेंगे हमारी समस्या की असली जड़ की। इसकी असली जड़ थी लॉर्ड लिनलाइथगो, जो कि 1936 से 1944 तक वायसराय रहा। इसने उस समय बहुत सारी हिस्ट्री किताबों में बदलकर पेश करनी शुरू कर दी, जिसमें इसने दिखाया कि कैसे इतिहास में हिंदुओं ने मुस्लिम राजाओं का विरोध किया। और यह भी कुछ बातें थी जिन्ना का अलग देश मांगना और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी बंटवारे के कारणों में से एक थी। इसके बिना और भी बहुत से कारण थे अंग्रेज़ों के लिए, जैसे कि आज़ादी के बाद हिंदू, सिख और मुस्लिम का एक साथ रहना दूसरे देशों के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि अगर ये सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो इनका ध्यान हमारी ओर आएगा और ये हम पर ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसलिए इनको आपस में बांट देना चाहिए, ताकि ये लोग आपस में ही उलझे रहें और हमारी तरफ इनका ध्यान आए ही ना। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों द्वारा भारत की सत्ता छोड़ने की तारीख की, तो यह 6 जून 1948 तय की गई, लेकिन 15 अगस्त 1947 को 10 महीने पहले ही आज़ादी क्यों दे दी गई। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन में नई सरकार आने पर उन्होंने इंडिया को आज़ाद करने के बारे में सोचा, जिसके कामकाज के लिए सत्ता ट्रांसफ़र करने के लिए क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ने लुईस माउंटबेटन को भारत भेजा। लेकिन एटली का माउंटबेटन को कहना था कि भारत का बंटवारा ना हो, और जब माउंटबेटन ने भारत आकर देखा तो उसे पता चला कि अगर 6 जून 1948 तक भारत को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए रुके तो कोई पावर बचेगी ही नहीं जो ट्रांसफ़र की जा सके, क्योंकि उस समय तक सिविल वार यानी गृह युद्ध भारत के आपसी धर्मों और जाति के बीच शुरू हो जाएगा, तो हम किसे कौन सी पावर देंगे। इसलिए माउंटबेटन ने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने के लिए आज़ादी की तारीख रखने की कोशिश की। अगर बात करें कि 15 अगस्त की तारीख ही क्यों रखी गई, तो इसके पीछे का कारण है, जब ब्रिटेन की सरकार ने माउंटबेटन से पूछा कि आपको क्या लगता है कि भारत में कब तक सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बेटन ने कहा कि अब जून चल रहा है और अगस्त सितंबर तक सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर कोई फिक्स डेट रखनी है तो 15 अगस्त रख लो। यह तारीख माउंटबेटन के लिए इसलिए खास थी क्योंकि इस दिन 1945 में जापान ने इंग्लैंड के आगे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सरेंडर करके वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म किया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के समय माउंटबेटन उस कमांड का लीडर था जो जापान से सरेंडर लेते समय उस शपथ में मौजूद था जहाँ सरेंडर के कागज़ों पर साइन हुए। इसलिए माउंटबेटन ने आज़ादी के बंटवारे के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन चुना। हालांकि कांग्रेस के मुखी 26 जनवरी का दिन रखना चाहते थे, लेकिन यह उनके हाथ में नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने
नवंबर में लागू होने वाले संविधान को 26 जनवरी 1948 के दिन रखा। तो भारत के बंटवारे के लिए नक्शा भी चाहिए था, जिसके लिए इंग्लैंड के निष्पक्ष जज सर रेडक्लिफ को चुना गया। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली बर्बादी की रेखा रेडक्लिफ ने खींची थी, जिसे ब्रिटेन में सबसे सुलझा हुआ जज माना जाता रहा है। इसी कारण माउंटबेटन ने इसे भारत बुलाकर यह नक्शा बनाने के लिए कहा। अब 8 जुलाई 1947 की तारीख को रेडक्लिफ भारत आता है। हो सकता है कि वह वहाँ पर बहुत सुलझा हुआ हो और उसे बहुत जानकारी हो, लेकिन भारत के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ना ही उसे हिंदू मुस्लिम के बारे में पता था और ना ही उसे यहाँ की भाषा और धर्म के बारे में कुछ पता था। भारत में हर किसी के लिए धार्मिक साधना बहुत महत्व रखती है। सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक इशूज़ और अलग अलग भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं, इनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे सिर्फ यह बताया गया कि बंटवारा धर्म के आधार पर करना है। इसके लिए उसे 2 हिंदू और 2 मुस्लिम सहयोगी भी दिए गए, लेकिन मुख्य फैसला रेडक्लिफ का होना था। एक सरकारी कार्य होने के कारण रेडक्लिफ को इसके अंजाम की कोई समझ नहीं थी। जहाँ ज़्यादा मुस्लिम रहते थे उस इलाके को रेडक्लिफ ने पाकिस्तान में मिला दिया और हिंदुओं वाले इलाके भारत के साथ जोड़ दिए, जिसका परिणाम निकला लाखों लोगों का बेघर होना और लाशें ही लाशें। 12 अगस्त 1947 को नक्शा माउंटबेटन के पास पहुंचा, लेकिन माउंटबेटन ने 15 अगस्त तक इसे लोगों के सामने पेश नहीं किया। यह नक्शा 17 अगस्त 1947 को लोगों के सामने पेश किया गया, जिसके बाद दंगे शुरू हो गए और रेडक्लिफ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रातों रात जहाज़ से इंग्लैंड चला गया। उसने अपनी सैलरी के 40,000 पाउंड भी नहीं लिए और वापस भारत भी नहीं आया। लेकिन 1971 में एक पत्रकार कुलदीप नायर जब रेडक्लिफ से मिला तो उसने इस नक्शे के बारे में रेडक्लिफ से बात की। तो रेडक्लिफ ने कहा कि मेरे पास भारत के बंटवारे के लिए सिर्फ 35 से 36 दिन थे और उस समय दौरान मुझे पूरी सामग्री भी नहीं दी गई और मैंने सिर्फ एक बार ही उस स्थान का हवाई दौरा किया। इतने कम समय में मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि लाहौर में ज़्यादा गिनती हिंदू और सिखों की है, लेकिन मैंने फिर भी लाहौर पाकिस्तान को दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास कराची के बिना कोई दूसरा बड़ा शहर नहीं था। इसलिए पाकिस्तान को मेरा आभारी होना चाहिए। और दूसरा, जो अधिकारी मुझे सहयोग के लिए दिए गए, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। कोई कहता था कि हमें शिमला पाकिस्तान के साथ दे दो, क्योंकि हमें बच्चों के साथ घूमने भी तो जाना होता है। कोई कहता था हमें यह शहर भारत के साथ दे दो। वह लोग तो हमारी जायदाद कहाँ कहाँ होगी यही डिसाइड करने में लगे रहे। अगर उन लोगों ने मुझे सही सलाह दी होती तो परिणाम कुछ और होते। अब हम बताते हैं बंटवारे के बाद क्या क्या हुआ। जिन्होंने अपने खोए हैं यह वही समझ सकते हैं। 15 अगस्त की सुबह बहुत सारे वीर योद्धाओं की मेहनत के बाद आई थी। इस दिन के लिए उन्होंने बहुत से संघर्ष किए, पर उनको क्या पता था कि जब यह दिन आएगा तो इतिहास का एक काला दिन भी साबित होगा। आज़ादी के बाद लोग आपस में लड़ने लगे। असल में लोगों को पता लग चुका था कि भारत की बांट होकर एक दूसरा देश पाकिस्तान बन रहा है, जिसकी वजह मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना है। इसके विरोध में कत्लेआम की शुरुआत 6 अगस्त 1947 को हुई, जब अमृतसर में 60 मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी गई और 8 अगस्त 1947 को जलालाबाद में 50 सिखों का कत्ल कर दिया गया। यह खून खराबा अब हर रोज़ होने लगा और फिर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। दिल्ली से लाहौर जाने वाली एक ट्रेन में पाकिस्तान जाने वाले कुछ लोग और कुछ अधिकारी जा रहे थे, जिन पर पटियाला पहुंचने पर हमला हुआ। यह किसी रेलगाड़ी पर होने वाला पहला हमला था। इसमें बहुत सी मौतें हुई। जब ये खबर लाहौर पहुंचती है तो इसका बदला लेने का प्लान बनाया गया और ये बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली रेलगाड़ी से। जब ये ट्रेन अमृतसर स्टेशन पर पहुंचती है तो इस ट्रेन में एक भी जीवित इंसान नहीं था। पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। अब दिन आता है 15 अगस्त 1947 की शाम का, जब एक ट्रेन अमृतसर स्टेशन पर पहुंचती है जिसमें लाशें ही लाशें थी। इस ट्रेन के पिछले डिब्बे पर लिखा देखकर सब हैरान थे। इस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का तोहफा। यह ट्रेनों में होने वाला कत्लेआम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इस बंटवारे में लगभग 1 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई और 1 करोड़ 45 लाख के आसपास लोग बेघर हो गए। इससे आप सोच ही सकते हो कि ये बंटवारा कितना दर्दनाक रहा होगा। हम और आप तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ था, लेकिन जिन पर यह वक्त गुजरा वो अभी तक इसे भुला नहीं सके। ये बांट बेशक उस वक्त के नेताओं के लिए खुशी का समय रहा होगा, लेकिन आम लोग जिनके घर परिवार दूसरी तरफ छूट गए उनके लिए ये किसी काले दिन से कम नहीं रहा होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे हिंदू मुस्लिम सिख दोस्त दूर हुए, कैसे रिश्तेदार भाई बहन माँ बेटा एक दूसरे से दूर हुए। कुछ बॉर्डर के इस पार और कुछ उस पार रह गए।
इस तरह की आज़ादी की कामना शायद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या और वीरों ने नहीं की होगी। दोस्तों, ये थी 15 अगस्त से जुड़ी कुछ अहम सच्ची घटनाएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।